सॉफ्टवेयर है ये स्टार्ट हो जाएगा। अब आप जब ब्राउज़र आप ओपन करेंगे तो ब्राउज़र में आपको यहाँ पे इस तरह की एक विंडो नज़र आएगी। अभी आप में से हो सकता है किसी बंदे ने पहले जुपिटर इंस्टॉल किया हुआ, जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल किया हुआ। हम यहाँ पे इस वक्त जितना भी काम करेंगे वो जुपिटर लैब के अंदर करेंगे। तो ये जुपिटर लैब जो है ये बेसिकली इस तरह का एक सॉफ्टवेयर है, ये आपको ऐसे नजर आएगा। ठीक है। अब जुपिटर लैब जो है इसके अंदर जो है ना एक चीज होती है कर्नल। जुपिटर लैब इटसेल्फ कुछ नहीं है। जुपिटर लैब के अंदर आप स्टूडेंट और आ रहे हैं। जो जुपिटर लैब है इसके अंदर जो है आपको कर्नल इंस्टॉल करने पड़ते हैं। कर्नल से मुराद ये होती है कि भाई आप कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसकी बैक एंड पे कौन सा सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट हो, कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो। तो हमारे केस में वो पाइथन हो। तो उसके लिए फिर ऑलरेडी जो जुपिटर लैब जो हमने इंस्टॉल किया, क्योंकि वो पाइथन में इसका इंस्टॉल किया हुआ उसको, वो हमें जुपिटर वो जो है हमें पाई कर्नल के नाम से जो पाइथन का कर्नल है ना, पाइथन 3 का, वो ऑलरेडी हमें प्रोवाइड कर रहा है। ये वही पाइथन है जो आप यहां से ब्राउजर के अंदर जाके जो है ना इंस्टॉल जो यूज कर रहे थे, वो अब आप अपने वेब ब्राउजर के अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर मैं फर्ज करें मैं टेम्प के फोल्डर के अंदर चला जाता हूं और यहाँ पे मैं एक नोट्स का फोल्डर बना लेता हूँ फॉर द टाइम बिंग। ठीक है। और आपको यहाँ तक इंस्टॉलेशन की वीडियो है वो सेपरेट मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर, मैं अपलोड कर दूंगा। आपने जो अभी तक मैंने किया उसको फॉलो नहीं करना। जो नई वीडियो आएगी, एक्स्ट्रा वीडियो होगी, आपने सिर्फ उसी को फॉलो करना है, ताकि ये जो थोड़ी सी मिस मैनेजमेंट हुई है ना मल्टीपल वर्जन की, ये आपको ना हो, या जिन्होंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया उसको भी उनको भी नहीं होगी। तो आप यहाँ पे क्लिक करें और आपकी जो पहली डिफॉल्ट नोटबुक है वो क्रिएट हो जाएगी। उसका नाम होगा अनटाइटल्ड डॉट आई पाई वाई एन बी। आई पाई वाई एन बी का मतलब है आई पाइथन नोटबुक। ठीक है। और अगर आप राइट साइड पे देखें तो लिखा हुआ है पाई 3 आई पाई कर्नल। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो पाइथन 3 का जो कर्नल है उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है। और अब यहां पे आप चाहें तो आप यहां पे राइट क्लिक करें और आप यहां पे इसको रीनेम कर लें, जैसे बाकी चीजों को आप रीनेम करते हैं। तो मैं इसको कहता हूं डाटा साइंस इंट्रोडक्शन, कुछ भी आपने उसका नाम रखा। या आपकी जो ब्राउजर के अंदर जो आपकी है ना फाइल, सॉरी, आपकी जो ये नोटबुक है इसको हम बोलते हैं आई पाइथन नोटबुक। ये जो है अब आपकी ओपन होगी है, इसके अंदर ये उसका टैब भी ओपन है और उसका आपने एक नाम भी दे दिया। ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर जो है ना आप यहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, एडवांस फीचर्स हैं जिनको आप ऐड कर सकते हैं। अभी हम इनको नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ इसी के ऊपर काम करेंगे जो यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे फर्ज करें आप कहते हैं 2+5 जो हमने पहले किया। मैं कोशिश करता हूँ ये थोड़ा सा जूम हो जाए। हाँ जी, जूम भी हो गया, चले। तो अब आपको मैंने यहाँ पे, आप कोई भी कमांड हो आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब जब 2+5 करेंगे और कंट्रोल के साथ एंटर का बटन दबा दें या ऊपर प्ले का बटन दबा दें, आपको उसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे नजर आ जाएगा। ये वही चीज है जो हमने आई पाइथन के साथ की है और ये जुपिटर लैब के अंदर बहरहाल आपको ऐसे नजर आ रही है। अब आप जब ये काम कर रहे होते हैं तो आपने ऊपर ये इस चीज का ध्यान रखना है कि ये कोड है। अगर कोड नहीं है और आपने वैसे मार्कडाउन सेलेक्ट कर ली है, मार्कडाउन हम यूज करते हैं टेक्स्ट लिखने के लिए, और आप जो कोड यूज करते हैं जब आपने कोई कोड एग्जीक्यूट करना हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया और कंट्रोल एंटर करता हूं तो ये मुझे उसकी जो है ना वो एग्जीक्यूट करके जो आउटपुट होती है वो दिखा देता है। ये 2 नंबर सेल है। इसके ऊपर अगर मैं नीचे आके फर्ज करता हूं सी टी आर इज इक्वल टू 10 या सॉरी 4.8 फर्ज करें, मैं ये एंटर करता हूं और मैं इसको जहां पे जाके टाइप कर देता एंटर करता हूं, तो अब ये देखिए यहाँ पे ये आपको साइड पे बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर जो है ना आपको 3 लिखा नजर आ रहा है। तो ये 3 नंबर इनपुट है हमारी। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे जाके अब सी टी आर करता हूँ और दोबारा एंटर करता हूँ तो ये मुझे उसकी आउटपुट दे देगा कि भाई इस वेरिएबल के अंदर 4.8 लिखा पड़ा है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सारे के सारे वो ही हैं जो आपको यहाँ पे मैंने दिए हैं इस जगह पे। इसके ऊपर क्लिक करके आप पाइथन के अंदर गए और आपने जितना काम किया, या आपने यहाँ पे ये जो मैंने आपको चीज बताई है एक्सकेलीड्रा के अंदर के वेरिएबल मेमोरीज और ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं, यही चीज आपकी जो है वो यहाँ पे काम कर रही है इस वक्त। ठीक है। तो अब एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप काम कर रहे होते हैं आप राइट क्लिक करें तो आप ये कट के बटन से इसको डिलीट भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अब मैंने इन सारी चीजों को जो है वो कट कर लिया है।
आप कर्नल पे ऊपर जाएं तो आप कर्नल को इंटरप्ट भी कर सकते हैं या रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। मैं रीस्टार्ट पे क्लिक करता हूं, ये मेरा कर्नल पूरी की पूरी पाइथन को दोबारा नए सिरे से रीस्टार्ट कर दिया उसने। ठीक है, अब मैं ये रीस्टार्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पे आके दोबारा टाइप करता हूँ 5+8 फर्ज करें, एंटर का बटन दबाता हूँ, तो अब ये देखें ये दोबारा नए सिरे से फर्स्ट कमांड उसने ली है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका ये जो है ना नया डब्बा जो है वो एंटर हो जाएगा, ये जो सेल जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे आप कोई वेरिएबल दें, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ दिस इज पाइथन कोर्स फॉर डिजिटल मार्केटर्स। ठीक है, अब मैं ये लिखा है, लेकिन मैं जब एंटर करता हूं तो ये मुझे एरर देगा। एरर मुझे इसलिए देगा क्योंकि जब मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट लिख रहा हूं तो ये मुझे ऊपर कोड सिलेक्ट किया हुआ, उसको एज ए कोड एग्जीक्यूट करता है। लेकिन फर्ज करें आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं, आप कोई रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं और कहते नहीं ये मैंने टेक्स्ट लिखना ही लिखना है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और मार्क डाउन पे क्लिक कर दें। जब मार्क डाउन पे क्लिक करके एंटर करेंगे तो फिर ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये उसकी फॉर्मेटिंग मार्क डाउन के मुताबिक हो जाएगी। मार्क डाउन आपको मैं बता देता हूँ, मार्क डाउन फाइल फॉर्मेट है। यहाँ पे जाएं, ये मोस्ट कॉमन आजकल तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है मार्कडाउन जो है। तो इसके अंदर जो है ना आप जो है ना टेक्स्ट को जो है ना अपने को लिख सकते हैं। यानी अगर आप फर्ज करें चैट जीपीटी को कहें ना कि मार्कडाउन में आउटपुट दो, तो वो मार्कडाउन में भी अब आपको आउटपुट देता है। या मेरी जितनी वेबसाइट्स हैं वो मैं सारी की सारी मार्कडाउन में लिखता हूँ। तो मार्कडाउन इजी है, एचटीएमएल से आसान है और बहुत ज्यादा आसानी के साथ बंदा इसको कर सकता है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ उसकी। फर्ज करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग 1। तो अगर आपने हेडिंग 1 लिखी है और उसके सामने आपने ये पाउंड का साइन डाल दिया है, ये वाला नंबर साइन डाल दिया है, तो अब ये इसको हेडिंग 1 के तौर पे कंसीडर करेगा। आपने यहां से ऊपर जाना है, मार्क डाउन पे क्लिक करना है और एंटर करना है, सॉरी कंट्रोल एंटर करना है, तो ये अब हेडिंग 1 बन गई। उसको ऑटोमेटिकली ये H1 बना देगा। जो मार्केटिंग, जो आप में से डिजिटल मार्केटिंग की तरफ से आ रहे हैं उनको पता है H1 टैग क्या है, या जो जिन्होंने HTML पढ़ी हुई है। ठीक है, इसके ऊपर जो है आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसको डुप्लीकेट भी, इसको कॉपी भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट हो जाएगा। और आप इसका नाम रख के कह देते हैं नहीं मेरी हेडिंग 2 है। और अगर आप इसके साथ 2 दफा करते हैं तो ये H2 बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसके साथ 3 दफा लिखते हैं, 3 दफा पाउंड का साइन डालते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, H3 बन जाएगा। और आपने यहाँ पे ऊपर मार्कडाउन को सिलेक्ट करना है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। और अगर आपने वैसे टेक्स्ट लिखना है तो आपको फर्ज करें हमने ये वाला लोरम इप्सम कोई भी टेक्स्ट लिया, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आया हूँ और मैं यहाँ पे आके नया सेल मैंने पेस्ट किया, उसके अंदर मैं जाके इसको टेक्स्ट को पूरे को पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने वेबसाइट से कॉपी किया है। और मार्कडाउन पे आया हूँ, तो ये अब मैं एंटर करता हूँ, तो ये देखिए अब मेरे पास टेक्स्ट बन गया है। ठीक है, इसके बाद मैं एक दफ़ा फिर इसको करता हूँ फर्ज करें, और मैं कोड की बजाय इसको मार्कडाउन कह देता हूँ, एंटर करता हूँ। तो आप इस तरह पूरी की पूरी बुक जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, आजकल डाटा साइंस की जितनी भी बुक्स और नोट्स होते हैं वो मोस्टली आपको ऐसे ही मिलेंगे। उसकी एक मिसाल ये भी है, जो हमारी मैं जो लिख रहा हूँ नोट्स आपको मिलते हैं, वो सारे के सारे आपको इसी मार्कडाउन पाइथन फॉर्मेट के अंदर मिलेंगे। जैसे आप इंट्रोडक्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो ये जो लिखा हुआ है ये सारे के सारे उन सेल के अंदर नोट्स लिखे हुए हैं। ये जो चीज है और जो आपको यहाँ पे ये नजर आ रही है, इसका सेम फॉर्मेट है। ठीक है, अच्छा अब हम इधर से आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, फर्ज करें कुछ मजीद जो सेटिंग्स है हम उनको एग्जीक्यूट करते हैं। और आपने एंटर किया तो आपका ये वेरिएबल जो है वो क्रिएट हो गया। अब मैं नेक्स्ट टाइम पे जाता हूँ किसी और जगह पे, मैं जाके माई वेबसाइट नेम टाइप करके इसका एंटर करता हूँ, तो ये मुझे उसकी वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो निकाल के दे देगा। ठीक है, और अब मैंने इस वेरिएबल के ऊपर कोई भी किसी किस्म का ऑपरेशन करना है, ठीक है, तो मैं आराम से जो है वो यहाँ पे अब कर सकता हूँ। तो जितनी भी मेरी एग्जीक्यूशन होंगी इसके अंदर मैं कोड लिखूंगा। इधर मैं आया हूँ, मैंने अपना सारे का सारा कोड लिखा है और मैंने उसके बाद ये प्ले का बटन दबाया या कंट्रोल एंटर का बटन दबाया। ठीक है, और उसके बाद मेरी जो है ना रिजल्ट की एग्जीक्यूशन होगी और मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। तो 80% टू 90% ऑफ द टाइम जब आप डाटा साइंस कर रहे होते हैं, तो जो मार्केट के अंदर स्टैंडर्ड चल रहे हैं उसमें हम ये जुपिटर नोटबुक को यूज करते हैं।
जुपिटर लैब का फायदा यह है कि आपको साथ में ये ब्राउजर एक्स्ट्रा मिल जाता है। अगर आप जुपिटर नोटबुक लेंगे तो वो आपको सिर्फ ये वाला हिस्सा मिलेगा जो राइट साइड पे नोटबुक है। जुपिटर लैब में आपको पूरे के पूरे ब्राउजर की भी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। तो इस वजह से मैं पर्सनली भी जो है वो जुपिटर लैब जो है उसको प्रेफर करता हूं, बजाय ये कि हम जुपिटर नोटबुक पे रहें। चलें, ये भी हमारे पास हो गया। हमारे पास जो जुपिटर की लैब है इसका भी सेटअप हो गया। एक और चीज आपको ये बतानी थी कि आपने यहां पे जाना है और गिटहब डेस्कटॉप का जो सॉफ्टवेयर है ये आपने डाउनलोड कर लेना। इसका जो लिंक है वो मैं आपको जो है ना, जो यूट्यूब वाली वीडियो होगी उसकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपने जाना है डाउनलोड फॉर विंडोज पर क्लिक करना है। और ये आपने ओपन कर लेना है और इसको आपने इंस्टॉल करना है। सर मेरा एक सवाल था, जी कैन पूछिए। आई आस्क? जी जी। सर मैं जुपिटर नोटबुक पे वर्क करती रही हूँ ना, तो हमारे पास ये होता था जो भी हम काम करते थे ना, फिर जब हम नेक्स्ट टाइम उसको फाइल को ओपन करते थे तो फिर हम रीस्टार्ट कर्नल कर्नल पे जाके रिस्टार्ट एंड रन ऑल करते थे, तो हमारे पास कोई एरर नहीं आता था। दोबारा से फाइल रन हुआ करती थी, फिर जो है ना हम उस पर काम कर सकते थे। तो इस पर भी ऐसा ही है जो आप जुपिटर लेब का बता रहे हैं? जी जी, उसके अंदर भी ये, अगर आपको जुपिटर जो आप यूज़ कर रही हैं अगर आप उसके अंदर हैं तो आप उसी को यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। ये देखें, आप रन पे जाएंगे ना तो आप रन ऑल अबव सेलेक्ट सेल्स कर लें या रन ऑल सेल्स कर लें तो ये उसके बराबर है, इक्वल है। जब सर मेरा मकसद सिर्फ ये था पूछने का कि जो है मतलब कि उधर फिर हमें जो है ना, अगर हम ये नहीं करते थे रीस्टार्ट एंड रन ऑल, तो वो हमें एरर देता था, हम कोई भी कोड लिखते थे। तो ये नेसेसरी होता है ना? नहीं, ये नेसेसरी नहीं होता, ये डिपेंड करता है आपने कोड क्या लिखा है। अगर आपने, मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने अगर फर्ज करें एक वेरिएबल बनाया और आपने नीचे जाके इधर इधर वो वेरिएबल यूज किया है, लेकिन आपने किसी का सब रन नहीं किया और आप सिर्फ इस वाले हिस्से को रन करना चाह रही हैं, तो फिर आपको एरर आएगा क्योंकि वेरिएबल तो क्रिएट ही नहीं हुआ। तो उसके लिए फिर हम क्या ठीक। करते हैं कि आप जहाँ पे आए रन ऑल सेल करेंगे तो ये वेरिएबल जो दरमियान में वेरिएबल है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। इस वजह से फिर आपको जब क्रिएट हो गया तो आपको एरर नहीं आएगा। ठीक है सर, मैं वो बात आपकी समझ रही हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे कि ये है कि मैंने फर्स्ट डे इस पे काम किया, अब मैंने कंप्यूटर बंद करके रख दिया, फिर सेकंड डे मैंने आके जब फाइल खोली तो फिर हमें जुपिटर नोटबुक पे जो है ना, फाइल जब भी हम खोलते थे तो उसको हमें रीस्टार्ट एंड रन ऑल करना पड़ता था। फिर देन हम उस पर कोई कोड लिख सकते थे तो वो जो है ना रन करता था, वरना फिर वो जो हमने सही कोड भी लिखा होता था ना, तो हमारे पास एरर आ रहा होता था क्योंकि हमने रीस्टार्ट एंड रन ऑल नहीं किया हुआ था। तो इस वजह से इसमें मैं बहुत स्ट्रक हुई हूँ, तो मैं इसलिए इसका पूछ रही हूँ नहीं कि वो जब नेक्स्ट टाइम इसको यूज़ करेंगे तो ऐसा होगा इसमें भी। नहीं नहीं, जो चीजें आपकी, एक चीज ध्यान में रखें, जो चीजें आपकी जुपिटर नोटबुक में थी वो जुपिटर लैब में भी सेम है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो काम आप वहां पे करते थे वही काम आपको यहां पे भी करना पड़ेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको जो एरर आ रहे थे उस एरर की वजह कुछ और है। अगर आप उस ठीक। जो आपको एरर आते थे ना, आपको बंद करके चली गई हैं, दोबारा स्टार्ट किया और अब आप कुछ टाइप करते हैं तो आपको एरर आ जाता है। वो एरर किस वजह से आता है? आया तो वो कोड नहीं है, आपने कोई फंक्शन लिखा, लेकिन क्योंकि आपने नीचे जाके उस फंक्शन को कॉल किया और ऊपर वो फंक्शन तो क्रिएट ही नहीं था हुआ, तो सही। उसको जब आप रन ऑल करके क्रिएट करेंगे तो फिर आपका एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने रन ऑल नहीं किया तो आपको फिर वो एरर देता है। तो ठीक है सर। वो एरर आने की वजह कुछ और है, लेकिन अगर आप जुपिटर लैब यूज कर रही हैं तो आपको कोई फर्क नहीं आएगा। आप बेशक जुपिटर लैब ना यूज करें, आप सिर्फ जुपिटर नोटबुक को यूज कर लें, दैट्स मोर देन इनफ। जुपिटर लैब में आपको साथ में ये डाटा का ब्राउजर भी नजर आ रहा होता है, तो चीजें करनी जो है वो आसान हो जाती हैं। ठीक है सर। ठीक है। ओके। ओके सर, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है जुपिटर नोटबुक और जुपिटर लैब में? ये तो ये यूज़र ग्राफिक जो है ना अच्छा दे रहा है, यूआई इसका अच्छा है। इसके अलावा कुछ और इसका वो तो नहीं है कि मैं जुपिटर नोटबुक को लेके चलूँ या मुझे इसी को लेके चलना चाहिए? एक और चीज आप ये ज़हन में रखें कि जब आप जुपिटर पे काम कर रही होती है ना, तो आपके पास बेसिकली सिंगल टैब होती है। आपने जो खोला हुआ है ना, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये जुपिटर, एक मिनट में आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक मिनट दिखा देता हूँ मैं आपको। जब हम इधर आते हैं तो ये इसको, हाँ जी ये देखें ना, ये अभी इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो जब ये एग्जीक्यूट करता है ना तो ये आपको सिर्फ ये चीज नजर आ रही होती है एक,
एक टैब होता है। जुपिटर लैब के अंदर आपके पास सहूलत ये है कि आप मल्टीपल टैब्स पे काम कर रहे होते हैं। ये आपको हर ब्राउजर के लिए अलग अलग टैब ओपन करनी पड़ती है लैब के अंदर, सॉरी जुपिटर नोटबुक के अंदर। यहाँ पे आपको सिंपल एक ही नोटबुक आपने बनाई है, एक ही सॉफ्टवेयर, उसके अंदर आप मल्टीपल जो है ना नोटबुक्स ओपन कर सकते हैं। ये आपको एक एडवांटेज है इसके अंदर, ठीक है। ओके सर, ओके, हाँ, थैंक यू सो ये मच सर। मतलब और भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं, लेकिन आप जो है ना इसको आप मेजर एडवांटेज लें। फिर आप देखें थीम आपने इंस्टॉल करना है, लैंग्वेजेस इंस्टॉल करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसके अंदर जो है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ, ठीक है सर, फिर ये ज़्यादा बेस्ट है ना? जी जी आप ये मेरे ख्याल में तो ये ज़्यादा बेस्ट है, बेटर है। एक ऑप्शन और है वो मैं देख रहा हूँ, इसको आप काफ़ी ज़्यादा ट्वीक भी कर सकते हैं। ये उन्हीं ने बनाया जिनका जुपिटर नोटबुक है, उन्होंने जुपिटर लैब भी बनाया। ओके सर। आप यहाँ से जाके इसका फॉन्ट साइज वगैरह भी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अम, आप ये भी चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे। आप देख रही हैं कि मैंने इसको ना ड्रैग करके जो जो सेकंड वाला टैब था उसको पैरेलल कर दिया है। तो अगर मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और मैंने साथ में पैरेलल में कोई और टैब भी ओपन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे कोड कॉपी कर सकता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे जो है मैं इजीली इसको पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह के जो एडवांटेजेस हैं, आपको नॉर्मली जो जुपिटर लैब आप यूज़ कर रही हैं, जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रही हैं, वहाँ पे आपको पैरेलल ब्राउज़र टू ब्राउज़र पैरेलल ओपन करके करना पड़ेगा, तो वो कॉम्प्लिकेटेड सा भी हो सकता है। यहाँ पे आप सिंपल एक के अंदर बैठ के काम कर रही हो। या सर, ये ज़्यादा बेस्ट है। जी जी, ठीक है। अच्छा, ये भी हमारे पास हो गया। इसके बाद हमने आपने ये करना है कि आपने जो आपने जब आप इंस्टॉल कर रही होंगी ना डेस्कटॉप को, ये असल में मसला है कि बंदा बैक एंड पे चीज़ें इंस्टॉल कर रहा होता है और डिस्कशन कहीं की कहीं चली जाती है। जब आप इंस्टॉल कर रहे होंगे ना डेस्कटॉप को, इसको गिटहब डेस्कटॉप को, तो उसके बाद आपके पास ये वाली आप विंडो जो है ना ओपन होगी। उसने आपने क्लिक करना है साइन इन टू गिटहब, इसके ऊपर क्लिक करें। अब ये मुझे जो है विंडो उसमें ब्राउज़र में दूसरे में ले गया, डिफ़ॉल्ट वाले में। आपने यहाँ पे जो है इसके अंदर लॉगिन होना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का ना गिटहब का पेज ओपन होगा। वहाँ पे आपने यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद आपने क्या करना है, आपने ऑथोराइज डेस्कटॉप पे क्लिक कर देना है, और ये जो है वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, आपने पासवर्ड देना है, और बेशक यहाँ से आप ओपन लिंक पे क्लिक कर लें। अब ये आपकी गिट की की पूरी जो है कन्फिग्रेशन है वो उसको जो है वो कंप्लीट कर रहा है। इसके बाद आप इसको फिनिश कर लें, ठीक है। और यहाँ पे अब आपको टॉप राइट साइड पे जो है ना वो दिखा रहा है कि आपकी करंट रिपोजिटरीज कौन कौन सी हैं। तो ये जो नीचे आपको डाटा साइंस वाली रिपोजिटरी नजर आ रही है, आपने इसको क्लोन कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे ये वाले को, और आपने क्लोन जो है क्लोन के ऊपर इसको क्लिक कर देना है। जब क्लोन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको नीचे से आपका पाथ पूछेगा क्या है। वो नॉर्मली आपका डॉक्यूमेंट्स और गिटहब की रिपोजिटरी होगी। इसको डिफॉल्ट रहने दें, दैट्स फाइन, और क्लोन कर लें, ठीक है। जब आप इसको क्लोन कर लेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कुछ ऐसे नज़र आ रहा होगा। राइट साइड पे ये जो आपकी रिपोजिटरी है वो नज़र आ रही होगी, और उसको जो है ना वो यहाँ पे जो है वो फेच करके आपको दिखा रहा होगा सारी की सारी रिपोजिटरी। जस्ट अ मोमेंट, वो उसको अभी रिफ्रेश कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आपसे जब ये डाउनलोड करेगा तो आपको ये पूछेगा टू कंट्रीब्यूट टू द पेरेंट प्रोजेक्ट और फॉर माय ओन पर्पस यूजर, फॉर माय ओन पर्पस। आपने इसको ऊपर वाले पे कंट्रीब्यूट टू द पेरेंट रिपोजिटरी रखना है। कोई पता नहीं आप में से कुछ बंदे स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ चेंजेस करें और वो जो मेरा मेन प्रोजेक्ट है उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहें, तो इट्स बेटर टू जस्ट टेक द फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब हुआ क्या है,
आपका ये जो कोड था, जो आपका ये वाली जो फाइलें थी, जितना भी मेरा सॉफ्टवेयर है, जो कुछ भी है, ये अब आपको आपके कंप्यूटर में यहां पे डाउनलोड हो गया बैक एंड पे। आप जाएंगे यहां पे डॉक्यूमेंट्स में, गिटहब में, और ये देखें, ये वो पूरी की पूरी फाइल जो थी, वो सारी की सारी फाइल्स यहाँ पे आपको डाउनलोडेड नजर आ रही हैं। ठीक है, तो फायदा इसका क्या है? नेक्स्ट टाइम मैं आज रात को जब बैठा हूंगा ना, तो मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पे आपको इस वाले के अंदर मैं नए नोट्स जो कुछ भी होंगे वो मैं सारे के सारे ऐड कर दूंगा। तो जब यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो उसके बाद आपने जाना है अपनी रिपोजिटरी के अंदर, ये वाली जो आपकी रिपोजिटरी है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपने सिंक फोर का बटन एनेबल हुआ होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, सिंक करेंगे इसको, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे आके फैच रीजन पे क्लिक कर देना है। तो ऑटोमेटिकली जो मेरे नोट्स होंगे, जो मेरी चीजें होंगी, वो हर वक्त आपके कंप्यूटर पे ऑटोमेटिकली डाउनलोड होती रहेंगी, और आपको मजीद कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक काम आपने ये करना है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये कुछ दो तीन चीजें हैं, तो मैं देखता हूं कि मैं इनका जो है ना सेपरेट छोटा सा ट्यूटोरियल बना के डाल दूं, ताकि अगर किसी वजह से कोई कंफ्यूजन हो तो आप सिर्फ उसी पार्ट को देख ले, बजाय ये कि आपको पूरा जो है ना लेक्चर जो है वो बार बार देखना पड़े। अच्छा, एक चीज आपने जो है वो ये डाउनलोड कर लेनी है। दूसरा आपने क्या करना है, आपने जाना है विजुअल स्टूडियो कोड पे। ये कंपलसरी नहीं है इसको डाउनलोड करना, कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। कम से कम वो जो आप में से प्रोग्रामर है या ज्यादा डिटेल में पाइथन की प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये हाईली रिकमेंडेड है। यहाँ पे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, और विंडोज वाली पे डाउनलोड करके आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके आप इसको इंस्टॉल पे क्लिक करें इसके। तो अब मेरे केस में ये है कि मुझे ये ना मैसेज दे रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी कोड जो है ये इंस्टॉल हुआ है। तो फॉर मी इट डजंट मेक सेंस टू री रन इट, अदरवाइज वो जो पहले मेरे साथ विंडोज वाली प्रॉब्लम आई ना, वो पाइथन वाली वो दोबारा आ जाएगी। तो मैं इसको भी, और जुपिटर नोटबुक को भी, और जो है आई पाइथन, इन तीनों की मैं ना एक ही वीडियो बना के ना अपलोड कर दूंगा। आप इसको देख के तो इनको आपने सेटअप करना है। जब आपका ये सेटअप हो जाएगा, उसके बाद आप जब कोड पे आएंगे, आप जब प्रोग्राम में जाएंगे और यहाँ पे आपने विजुअल स्टूडियो कोड पे क्लिक करना है। ये सब के लिए नहीं है, जो प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं ये सिर्फ उनके लिए है। जो सिर्फ डाटा साइंस, वैसे ही डाटा साइंस में जितना काम होता है वो करना चाहते हैं, उनके लिए जुपिटर लैब इज मोर देन एनफ। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर है विजुअल स्टूडियो कोड, वो कुछ आपको ऐसे नजर आएगा। आई अंडरस्टैंड कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये ओवरवेलमिंग होगा, ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, प्लस बट प्लीज बेयर विद मी। ये ऐसे ही है। अब क्या कर सकते हैं इसके ऊपर। आपको अगर कोई चीज समझ ना आए, कोई क्वेश्चन हो, तो काइंडली 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 क्वेश्चन पूछें, ताकि उसका आंसर मैं दूं, और आपके लिए वो जो चीजें हैं वो क्लियर हो। अच्छा, इसको हम जब वक्त आएगा तो हम इसकी जो है ना कॉन्फ़िगरेशन करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड की। फॉर द टाइम बीइंग ये सिर्फ उनके लिए था जो एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। अब हम दोबारा वापस आते हैं अपने ब्राउजर पे, और यहाँ पे हम ये डाटा साइंस पे काम कर रहे थे। अब अगर आप यहाँ पे जाएं ना, इसके ऊपर अ, ये जो हमारे पास नोट्स हैं, इसके ऊपर अगर मैं जाता हूँ, ये जो हम अभी तक हम काम कर रहे थे इसके ऊपर मैं जाता हूँ। बल्कि इसका एक और आसान हल है, हम इसको अभी बंद कर देते हैं। इसको ऊपर ब्राउजर पे बंद करें तो ये शट डाउन हो जाता है। इतना आसान काम है इसका। आप जाएं दोबारा कमांड लाइन के ऊपर, और ये देखें, आप उसने उसको कंप्लीटली शट डाउन कर दिया, और आप इसको बंद कर दें। और ये इस तरह करके आप अपना जुपिटर नोटबुक को हमने स्टार्ट भी किया और बंद भी किया। हम अब दोबारा करते हैं। आपने ये जो गिट हब के जरिए डाउनलोड किया फाइल, इसके ऊपर आएंगे, और इस वाले फोल्डर में ऊपर जाके सिर्फ CMD टाइप कर दे। बल्कि CMD वाला काम नहीं इसमें चलेगा मेरे वाले कंप्यूटर पे, क्योंकि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव राइट के साथ इसको एग्जीक्यूट करना है। आपके केस में क्या होगा, आपने सिर्फ CMD टाइप करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने जुपिटर डैश लैब जो है वो टाइप करना है। मैं जूम कर देता हूँ इसको।
इस तरह करके ये जो जुपिटर लैब है ये टाइप करना है। जब आप एंटर करेंगे तो जुपिटर लैब जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। ये कुछ आपको जो है ना इस तरह करके नंबर चलेंगे और उसके बाद जुपिटर लैब जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। अब मजे की बात ये है कि अब आपको वो मेरे वाली जो रिपॉजिटरी है वो वाली स्टार्ट हुई है यहाँ पे। ये जो जो आपने डाउनलोड की है ना अभी गिटहब से और गिटहब डेस्कटॉप के साथ, ये वो वाली रिपॉजिटरी स्टार्ट हुई है। तो आप यहाँ पे फर्ज करें इंट्रोडक्शन पे क्लिक करते हैं डबल, तो ये आपको वो पूरी की पूरी इंट्रोडक्शन के जो टूल्स हैं ये अब आपके कंप्यूटर पे बिल्कुल ऐसे रन होंगे जैसे मेरे पास रन हो रहे हैं। हम ये सारा काम क्यों करते हैं? उसकी बुनियादी वजह है कोड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। मैं यहां पे लिख देता हूं इसको। कोड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, इसका मतलब यह है कि जो काम मेरे कंप्यूटर पे हो रहा था अब आपने डाउनलोड करके अपनी कॉपी बनाई है और आपके पास भी वही रिजल्ट आएंगे जो मेरे पास थे, कोई चेंजेस नहीं आए उनमें। तो कोड को रिप्रोड्यूसेबल हमने किया है। नॉर्मली ये होता है जैसे अभी ये खुशबू भी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि जी हमें ये दोबारा नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो अगर प्रोग्राम के अंदर एक पैरामीटर चेंज हो जाए या किसी बंदे ने दूसरे तरीके से उसको रन किया है या अगर कोई रैंडम नंबर उसके अंदर आ रहे हैं तो वो सारे का सारा जो है ना कोड के रिजल्ट्स मैच नहीं करते। यानी दो बंदे सेम कोड को चला रहे हैं और दोनों को डिफरेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए फिर हम ये जो नोटबुक्स होती हैं ये प्रॉपर डिफाइन करते हैं और उसके मुताबिक फिर जब कोई भी सारे स्टूडेंट्स जब उसके ऊपर इकट्ठे काम करते हैं तो उनको एक जैसे ही रिजल्ट मिलते हैं, रिजल्ट्स में डिफरेंस नहीं आता। तो आप में से जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं सबको एक जैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, जैसे मेरे पास यहाँ पे आ रहा है वैसे ही आपके पास आएगा। तो दैट्स हाउ यू डू दिस। तो यहाँ पे आप अभी आपके पास नहीं है लेकिन यहाँ पे जो है ना आज कल सुबह तक ना आपको यहाँ पे एक और नोटबुक मिलेगी 02 के साथ पाइथन की, लिखा होगा 02 डैश पाइथन फॉर डिजिटल मार्केटर। ये चैप्टर नंबर 2 की नोटबुक आपको जो है ना मिल जाएगी। जब वो अपलोड होगी तो आपने जाके इसको यहाँ से अपलोड करना है। इसका मैं ट्यूटोरियल बना दूंगा क्योंकि ये लेक्चर वाला जो काम है ना ये थोड़ा सा आज मैसअप हो गया है। उसकी वजह मेरे कंप्यूटर के ऊपर जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स का और डबल इंस्टॉलेशन का मसला है। अच्छा जी ये हो गया। इसके बाद मैंने आपको ये चीज़ तो बता दी कि ये जुपिटर लैब वगैरह क्या है। हेल्प का मैं आपको बाद में बताता हूँ। एक लास्ट चीज़ जो हमारे पास रह गई है वो है हमारे पास पाइथन की एनवायरमेंट्स। अच्छा, अब मसला हमारे पास अभी तक का क्या हुआ है कि हमारे पास कंप्यूटर के अंदर, मैं यहां से इसको टाइप करता हूं, ये हमारा आज का ना लास्ट टॉपिक है। हमारे पास मसला क्या हुआ, वो ये हुआ कि मेरे पास जो है वो पाइथन की पहले एक इंस्टॉलेशन थी पाइथन 3.10 की। ये मैंने इंस्टॉल की हुई थी ऑन C:/पाइथन 3 के ऊपर। ठीक है, इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, ह्यूमन रीडेबल है जरा। अब ये मेरे पास एक पाइथन तो ऐसे इंस्टॉल हुई हुई है। अब मसला ये है कि जैसे ही मैंने दूसरी पाइथन इंस्टॉल की, जब मैं आपको सिर्फ डेमो दिखा रहा था, तो ये मेरे पास पाइथन 3 जो है ये मेरे पास इंस्टॉल हुई है कहीं पे जाके, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बिल्कुल ये वाले फोल्डर में। यूजर का फोल्डर है, नहीं ये वाला नहीं है, सिस्टम 32। चले मैं यहाँ पे वैसे ही लिख देता हूँ, ओन यूजर एप्स फोल्डर। तो वो लोकली उसने उसको इंस्टॉल कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ गया। कन्फ्लिक्ट आ गया कि जब मैं कंप्यूटर पे उसको कहता हूँ कि पाइथन स्टार्ट करो, उसको ये नहीं पता कि मैंने ये वाली पाइथन स्टार्ट करनी है या मैंने ये वाली पाइथन स्टार्ट करनी है। अब मेरे पास दो वर्जन है, दोनों में से कौन से स्टार्ट करने हैं। अच्छा, ये एक यूज केस है जो हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम करता है और इस तरह की और भी काफी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन अभी हम हमारे पास ये लाइव प्रॉब्लम आई तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हम एक चीज बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंट्स। इसका मतलब ये है कि मैं कंप्यूटर को कहता हूं कि भाई ये मेरी एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट के अंदर मैं इसको शॉर्ट कर एनवायर N1 के नाम से मैं रख लेता हूं इसको।
ये मेरी जो एनवायरनमेंट 1 है इसके अंदर मैंने ये वाली पाइथन इंस्टॉल की हुई है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। ये मेरी पाइथन यहाँ पे इंस्टॉल है। अब मैंने कंप्यूटर को स्पेसिफिकली बताया कि अगर मेरे पास इस तरह का कोई सेटअप नजर आ रहा है तो ये मेरे पास एनवायरनमेंट 1 है, और मेरे पास एक और एनवायरनमेंट है, उसका नाम है एनवायरनमेंट 2, और वो जो है वो मेरी एप्स के फोल्डर में है, ये जो दूसरे वाले थे। ठीक है, और एक मैंने इसी तरह की चाहूं तो मैं एक और एनवायरनमेंट भी बना देता हूं, उसका नाम मैं रख देता हूं एनवायरनमेंट 3, और वो मेरी डी ड्राइव के ऊपर है, जिस तरह करके पड़ी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कंप्यूटर को जो है ना, मेरे अपने सिस्टम को बताया या पाइथन को बताया इस केस में, भाई मेरे पास जो है ये 3 डिफरेंट एनवायरनमेंट्स पड़ी हुई हैं, कि ये इनके दरमियान कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तुम इसको एक एनवायरनमेंट लो, इसको दूसरी लो, इसको तीसरी लो। ये इसका पैक करने का एक पूरा प्रोसीजर है। कहने का मतलब यह है कि जब आपके पास इस तरह के कंफ्लिक्ट आते हैं तो पाइथन में एरर्स, अनलिमिटेड एरर्स आएंगे आपको, और ऐसे ऐसे आएंगे आप परेशान हो जाएंगे, वो सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो उससे बचने के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम एनवायरमेंट्स क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहां पे मैंने लिखा एनवायरमेंट 1, एनवायरमेंट 2, एनवायरमेंट 3। मेरी अपनी जो पर्सनल यूजेज है, मैं हमेशा एक प्रोजेक्ट के लिए एक एनवायरमेंट क्रिएट करता हूं। जैसे कि हम यहां पे इस वक्त काम कर रहे हैं डाटा साइंस के प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो हम डाटा साइंस के लिए एक अलग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, और इसके अलावा हमारे पास फर्ज करें मैंने कोई वर्डप्रेस का कोई काम कर रहा हूं तो मैं वर्डप्रेस के लिए एक अलग एनवायरनमेंट क्रिएट करूंगा, ताकि जितनी वो उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजों की मुझे जरूरत है वो उस एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएंगी। इसको बिल्कुल ऐसे समझे जैसे हम सैंड बॉक्सिंग करते हैं, या एक डब्बा बना दिया, इस डब्बे के अंदर वो सारी चीजें जिनकी यहां पे जरूरत है, और ये आपस में आइसोलेटेड होते हैं। तो ये हमने क्रिएट करने होते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए पाइथन के अपने मॉड्यूल्स हैं, पैकेजेस हैं, जिनको हम यूज करते हैं। जो सबसे ज्यादा मतलब हम इसको करने का जो तरीकाकार है, मेरे हाल में इसकी भी मैं जो है ना वह वीडियो बना दूंगा, ताकि आपने एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करनी है, वो तरीकाकार क्या होता है, वो एक सेपरेट वीडियो के अंदर आ जाए। अदरवाइज क्योंकि अभी पिछले वाले में मुझे मुझे लग रहा है कि कहीं पे आप बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना होगी हो, क्योंकि हमारे पास इंस्टॉलेशन में जो है वो इशू आया है। तो मैं इसकी भी उनके साथ ही एक ही वीडियो बना दूंगा, मेरे यहाँ 10-15 मिनट की वीडियो बनेगी, जिसमें ये एनवायरनमेंट्स भी साथ में शामिल हो जाएंगी। तो आपने सिर्फ उस वीडियोस को फॉलो करना है। लेक्चर जो मैंने बताया, बेशक इस लेक्चर को इस्तेमाल करें, आप सुने, और इनको जो है वो हम उसके साथ जो है वो कंबाइन करके मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली जो तरीकाकार होता है वो हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, कहाँ है ये मेरे पास, ये वाला, इसको मैं बंद करता हूँ, और इनफैक्ट मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ हम नया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नई कमांड लाइन की विंडो को ओपन करते हैं। हम इसमें करते क्या है कि हम सबसे पहले उस फोल्डर के अंदर जाते हैं जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं। तो मेरे केस में फ़र्ज़ करें मैं सर्फ विंग्स के अंदर हूँ, तो मैं इसको पहले करता हूँ कि नहीं, मैंने जो है ना CD डॉक्यूमेंट में जाना है, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेरे पास गिटहब का फोल्डर है, और उसके अंदर मेरा डाटा साइंस का फोल्डर है। इसके अंदर मैं आ गया हूँ। जब आपने यहाँ पे पाइथन की इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है, आपने ये कैसे काम कर रही है इसको अभी आपने नहीं देखना, आपने सिर्फ और सिर्फ ये वाली इन्वायरमेंट जो है, ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करनी है। ये जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर भी मैं लगा दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। पाइथन डैश एम और VNV के नाम से जो है ना ये पैकेज है जो ये इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, और आपने इन्वायरमेंट का नाम देना है। नॉर्मली जिस फोल्डर के अंदर होते हैं हम वहां पे VENV के साथ ना डॉट लगा देते हैं, तो हम ये वाली कमांड जो है एग्जीक्यूट करते हैं। इस कमांड के एग्जीक्यूट करने से होगा क्या, एक नई एनवायरनमेंट क्रिएट होगी, जिस तरह ये वाला डब्बा मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये डब्बा क्रिएट होगा, और डब्बे का नाम हमने क्या रखा है, .VNV। ठीक है, और ये डब्बा किस जगह पे मौजूद है, जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर मौजूद है। और हम जब इस डब्बे को बना देंगे तो हम फिर जब पाइथन टाइप करेंगे ना, तो वो हम उसको कह रहे होंगे कि इस डब्बे के अंदर जो पाइथन, सिर्फ उसको इस्तेमाल करो, इन वाली पाइथन्स को आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो उसका तरीकाकार है, आप यहाँ पे इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। ये एक आधा मिनट भी ले सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर सिस्टम रिसोर्सेज। इस तरह करके ये ना .VENV के नाम से आपकी इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट कर देगा। डोंट वरी, अगर आपको ये चीज़ें ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग रही हैं, थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है,
तो हम इसको जो है वो दोबारा भी कर सकते हैं, इसको मैं आपको रिपीट भी कर दूंगा। अच्छा, ये आप जो है ना .venv के साथ इसकी जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हो गई है। आप यहाँ पे टाइप करेंगे ना venv और बैकस्लैश करें, और आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर जाके एक्टिवेट का स्क्रिप्ट है, ये एक स्क्रिप्ट है जो आपने एग्जीक्यूट करना है। एक स्क्रिप्ट ये वाला और एक स्क्रिप्ट ये वाला, ये आपने एग्जीक्यूट करना है। जब आप एंटर करेंगे, अब जो आपकी इन्वायरमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, आप जब पाइथन टाइप करेंगे ना, वो जो आपकी इस इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी सेटिंग्स होंगी वो यूज होंगी। इसका दूसरी वाली इधर उधर कहीं पे कोई आपके कंप्यूटर पे 100 पाइथन भी इंस्टॉल हुई हैं, उससे इसका कोई लेना देना नहीं होगा। इट विल ऑलवेज गो फॉर दिस वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अब जब मैं यहाँ पे पाइथन टाइप करूंगा तो ये मेरे साथ जो है इसकी पाइथन जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर आपने यहाँ पे कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, पिप इंस्टॉल के साथ जो हमने पहले देखा है, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि मैंने जुपिटर लैब जो ये मैंने इंस्टॉल करना है, तो आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये आप इसको जुपिटर लैब को इंस्टॉल कर देगा। तो हमारे पास इन्वायरमेंट्स बनाने का एडवांटेज ये होता है कि हम सैंड बॉक्सिंग कर देते हैं, ताकि हमारे पास जो है वो एरर ना आए। अब आप जब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि हमें कोई एरर नहीं आ रहे, सारी चीजें जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। जबकि हमने जब पहले इंस्टॉल की थी तो कहीं पे कन्फ्लिक्ट आ गया, कहीं पे दो पाइथन का एरर आ गया, तो वो जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अभी ये सारी की सारी चीजें जो है वो स्मूथली जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगी। ये 2 से 3 कमांडें हैं जो आपने बेसिकली इंस्टॉल करनी है। ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो थोड़ी सी टाइम टेकिंग हो सकती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। एक आधा मिनट इसके ऊपर जो है वो लग जाता है। जैसे लास्ट टाइम भी हम पाइथन इंस्टॉल कर रहे थे तो हमें लगा एक आधा मिनट, तो अभी भी ये उसी चीज़ को कर रहा है। तो ये जब हो जाएगा तो आपकी इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगी एंड देन यू आर रेडी टू यूज़ इट। अच्छा, आप में से जो लोग जुपिटर को हाली जुपिटर के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं, वो इसी इंस्टॉलेशन के साथ हाली जुपिटर को भी जो है ना यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा, ये नोटबुक लिखा हुआ है, तो जुपिटर भी आप आई थिंक हाली इसके बगैर भी इंस्टॉल कर सकेंगे। लेकिन जो प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ, आप बस वैसे करते जाएं तो आपकी सेटिंग्स जो है वो सारी की सारी सेट हो जाएंगी। हम में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो बेशक क्वेश्चन अभी पूछ ले जब तक ये इंस्टॉलेशन हो रही है। कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा करें, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप में से वो लोग जो कंप्यूटर साइंस से नहीं हैं, उनके लिए ये थोड़ी सी चीज़ें ओवरवेलमिंग हो सकती हैं, तो आपने घबराना नहीं है। हर चीज़ वो खान साहब वाली बात है, घबराना नहीं है आपने। आप क्वेश्चन पूछें, जो सा भी आपका क्वेश्चन है उसका जो है ना वो हम आंसर करेंगे। सर मेरा क्वेश्चन था, सर जब हम इक्वल्स टू को जब यूज़ करते हैं वन टाइम तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर यूज़ करते हैं ना, और जब हम डबल इक्वल्स टू यूज़ करते हैं तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि इक्वल टू है जो भी हमने वेरिएबल को वैल्यू दी है, ऐसे ही है ना? जी जी, ये अभी हमने जब लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह करते हैं ना, तो फिर उसमें मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ पे सिंगल टी यूज़ करना है, कहाँ पे डबल यूज़ करना है, कहाँ पे इज़ यूज़ करना है। ये 3-4 आपके पास ऑप्शंस होती हैं। ठीक है सर। और ठीक है, सर एक और जी सवाल था, पूछें। वो सर लेक्चर से रिलेटेड नहीं है लेकिन फर्स्ट लेक्चर से रिलेटेड है। जब आपने बताया था ना वेब स्क्रैपिंग भी आप सिखाएंगे, जी तो सर वेब स्क्रैपिंग के लिए जो मैंने सुना है कि जावा स्क्रिप्ट भी सीखनी पड़ती है, तो ऐसा है कि आपको जावा स्क्रिप्ट भी सीखनी पड़ती है नहीं वेब जी, बिल्कुल स्क्रैपिंग नहीं, 0% जावास्क्रिप्ट होगी, 0%। के लिए? चलिए ठीक आपको है सर। जावास्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं सीखनी पड़ेगी।
वो लोग यूज़ करते हैं, हर बंदा अपने अपने टूल्स यूज़ करता है। जैसे मैंने मेरे हाल में फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था, ये वाला जो सॉफ्टवेयर मेरे डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, मेरे हाल में मैंने अभी तक इसको इंस्टॉल नहीं किया। अच्छा, ये जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो अभी इंस्टॉल हो गया, और ये सॉफ्टवेयर जो है अब आपकी इन्वायरमेंट भी रेडी है। अब आप जब यहाँ पे जुपिटर डैश लैब टाइप करेंगे तो अब आपका प्रॉपर जुपिटर लैब आप इस फोल्डर के साथ स्टार्ट हो जाएगा। टेक्निकली आप लोगों ने ये काम करना है। तो ये अब देखिए स्टार्ट हो रहा है, अभी इसने कोई एरर नहीं दिया। तो हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट्स बनाने का जो हमारे पास जो ये वाला प्रोसीजर है ना सैंडबॉक्सिंग का, इसके साथ हमें फिर ये मल्टीपल का जो एरर है वो नहीं आया। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये पाइथन की क्लासिकल प्रॉब्लम है। आपको वेरिएबल्स को जो है ना आपके सिस्टम वेरिएबल्स या एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, उसको मैनेज करना पड़ता है। तो उसका आसान हाल ये है कि भाई आप अपनी नई एनवायरनमेंट बना लें। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे नई एनवायरनमेंट बनाई है और वो सिस्टम अब रन कर रहा है, आपने देखा आपको कोई भी किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया। ये सिर्फ डेप्रिकेशन का एक एरर आया है, वार्निंग आई है, एरर नहीं आया कि भाई आप अपना वर्जन जो है सॉफ्टवेयर का अपडेट कर लें। बाकी और कोई भी एरर नहीं आया। तो अब आप अगर यहाँ पे आए तो ये देखें, अब ये बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल रन कर रही है जैसे इसने रन करना है। बट डोंट वरी, मैं इसकी ना क्लीन वीडियो जो है वो बना के या कट करके अपलोड कर दूंगा चैनल के ऊपर, जो यूट्यूब वाला चैनल है, ताकि आपको ये ना मतलब कंफ्यूजन ना हो और आपको बार बार आगे पीछे करके इसको ना देखना पड़े। टू द पॉइंट जो आपने काम करना है आपको सिर्फ वो मिले इसमें। अदरवाइज ये आई अंडरस्टैंड के जो न्यूबीज हैं, जिस तरह का हमारा वो एक थोड़ा सा मिस हुआ है ना एरर का, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं यूजर के लिए। ठीक है, तो ये तो हमारे पास होगी इस चीज की इंफॉर्मेशन। बाकी आपने जो वेब स्क्रैपिंग का पूछा, तो जैसे मैं यहाँ से आपको बता ही देता हूँ। जैसे ये मेरा जो है ना, ये है वर्डप्रेस का, ये प्योर पाइथन है। आप तो कोड यूज करेंगे, लेकिन मैंने ये वैसे प्रोग्राम बना के रखा हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ क्विकली। नो प्रॉब्लम। स्टैटिक वर्डप्रेस के नाम से मेरा कोड है। तो ये आपको जो ये पाइथन नजर आ रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके अपना वेबसाइट, वर्डप्रेस की वेबसाइट का यूआरएल दें, और ये जो बटन ऊपर क्रॉलिंग का बटन है इसको दबाएं, तो बैक एंड पे पाइथन का कोड चलता है और वो उसको पूरे को क्रॉल कर लेता है। और इसमें एक लाइन की भी जावास्क्रिप्ट नहीं है। ओके, जावास्क्रिप्ट है लेकिन वो क्रॉलिंग के लिए जरूरी नहीं है, मतलब आप उसके बगैर उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो जितना काम हम करेंगे डाटा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें आपको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सादा स्क्रिप्ट इस्तेमाल करेंगे और अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अगर तो आप लोगों के क्वेश्चन हैं और, तो हम मैं जो है ना आपको थर्ड जो मीटिंग है वो उसका लिंक भेज देता हूँ। अगर नहीं है तो फिर हम जो है सेशन को जो है वो क्लोज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है वो टाइम खत्म होने वाला है। अगर किसी का कोई कैरियर काउंसलिंग या इस तरह का कोई क्वेश्चन है या कोई और क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं, हम सेशन स्टार्ट कर देंगे। सर जी जी सर जी, ये पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी लाइन बाय लाइन काम करती है? जी बिल्कुल। ओके। आप इसको कंपाइल भी कर सकते हैं, लेकिन क्लासिकली ये जो है आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ओके सर, थैंक यू सो मच। कोई और क्वेश्चन है किसी का? जी पूछे अब नाजा। हाँ सर, अगर आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसके बाद फिर मैं उसको दोबारा रीट्राई करूँ या फिर डायरेक्टली अभी फेसबुक ग्रुप के ऊपर वो अपना एरर लगा दूँ? आप एरर लगा दें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो उसका प्रॉब्लम पाइथन के इंस्टॉलेशन से, एनवायरनमेंट क्रिएशन से नहीं है। मतलब वो जो हमें डबल इंस्टॉलेशन की वजह से जो एरर आ रहा था ना, वो उसके साथ नहीं है। तो आप लगा दें एरर जो है, मैं उसको देख लेता हूँ। ओके सर, मैं लगा देती हूँ। थैंक यू सर। वेलकम। कोई और है किसी का क्वेश्चन? जल्दी जल्दी बताइएगा, क्योंकि हमारी मीटिंग जो है बिल्कुल एंड पे आ रही है। अगर तो नहीं है तो फिर हम इसको सेशन को क्लोज करेंगे। तो मुझे लगता है कि नहीं है, अगर नहीं है तो फिर हम इसको क्लोज कर दें। जी आप नुमान नवाज, आप पूरे एक सेल में चाहे तो पूरा प्रोग्राम लिखें, चाहे आधा प्रोग्राम लिखें, ये आपके ऊपर है। नॉर्मली हम एक सेल में नहीं लिखते, हम
10 20 30 50 सेल्स जो है वो नॉर्मली बनाते हैं एक नोटबुक के ऊपर। मतलब वो डिपेंडिंग अपॉन द यूजेज है, हमारा क्या यूजेज है उसके मुताबिक चलता है ये। सर मेरा एक और क्वेश्चन है अबाउट प्रैक्टिस। सर इसको हमें जब हम आपसे सीख रहे हैं, अभी तो हमारे स्टार्टिंग चल रहा है, लेकिन जब हम इसको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे तो हमें इसका जो है ना डेली बेसिस पे कितने घंटे कितने आवर्स जो है ना इसको आपने कैलकुलेटर टाइम। के तौर पे तो उसको 24 घंटे रखना है, मेरी आपको रिकमेंडेशन है, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जो आपकी ज़ाया नहीं जाएगी। यस और सर, वैसे अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो एक आधा घंटा तो ज़रूर प्रैक्टिस करें आप। डेली बेस पे ना। जी जी, कम से कम ओके एक आधा घंटा ज़रूर प्रैक्टिस करें। ओके सर। और सर हम जो है जैसे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड केबल से डेटा उठाकर जो आप चीज़ें सिखा रहे हैं, आपके डेटा पे भी वो एनालिसिस कर लें और केबल से जो डेटा उठाया उस पर भी हाँ एनालिसिस जी कर लें, बिल्कुल, उस पर बेस्ट करें। हो आपका जाएगा। डाटा कहीं से भी आ रहा हो, एनालिसिस करना ना आपने। सही, ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। और कोई क्वेश्चन है जी किसी का? सर डेटा साइंस के लिए एक्सेल जो है वो सीखना भी ज़रूरी होता है। नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। आपने एक्सेल आता है तो बेसिक एक्सेल, आपको डाटा एंट्री वगैरह और ये चीज़ें आती हैं तो दैट्स मोर देन एनफ। एक्सेल नहीं आपको सीखना पड़ेगा, आप सारा काम जो है वो हम जुपिटर नोटबुक के अंदर करेंगे। इट्स मोर देन एनफ। जो प्रोफेशनल लाइफ है ना, प्रोफेशनली जितना भी डाटा साइंस का काम हो रहा होता है, नॉर्मली मैं बात बताऊं, जो एनालिस्ट काम कर रहे होते हैं वो जुपिटर नोटबुक और लैब्स में ही काम कर रहे होते हैं, वहीं से रिपोर्टें बना लेते हैं वो फिर। थैंक यू सर। हाँ, एक्सेल की उसका ज़रूरत पड़ती है जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कि जी हमें एक्सेल की रिपोर्टें बना के दें। नॉर्मली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली जो जैसे बैंक्स में काम कर रहे हो तो उनको फाइनल रिपोर्ट से गरज होती है, वो आपने जुपिटर लैब में बनाई है या एक्सेल में बनाई है, इट रियली डजंट मैटर। एक काम आप ये कर सकते हैं कि आप एक्सेल के अंदर पाइथन को यूज़ करें, तो वो हम इस कोर्स में प्रोबेबली नहीं करेंगे, उसके पैकेजेस होते हैं, इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तो वो शायद हम ना करें, मुझे देखना पड़ेगा। मतलब वो आप आराम से कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो दैट वी विल सी। लेकिन आपको जो मार्केट में जितना काम मिलेगा वो नॉर्मली जो है वो जुपिटर लैब या जुपिटर नोटबुक्स के अंदर ही मिलेगा, वो आपने करना होगा। ओके सर। यू वेलकम। सर मेरा एक और सवाल था एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड। जी कैन आई आस्क सर, जैसे कि नीश हमें सेलेक्ट करनी पड़ती है ना, अगर हम एफिलिएट ब्लॉग लिख रहे हैं, तो आप रिकमेंड कर सकते हैं कि कौन सी निशेस बेस्ट होती हैं जिस पर हम एफिलिएट ब्लॉग लिख सकें। अच्छा, जब आप अफिलिएट ये आज भी आपसे पहले भी किसी ने ये क्वेश्चन किया था, वो सेशन में था। अफिलिएट की जब आप बात कर रहे हैं तो एफिलिएट में ये होता है कि आपने, मेरी आप लोगों को रिकमेंडेशन होगी एज पर माय ओन एक्सपीरियंस, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को जो है ना आप कैच करें, और आपने जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है माइक्रो नीशीज। बहुत छोटी छोटी नीशीज में जाएं। जैसे आपको मैं बता देता हूं, आपने लाइट बल्ब्स के ऊपर नीश बनाई हुई है, ठीक है, जो होम होम डेकोर के अंदर, होम होम मेंटेनेंस डेकोर के अंदर फिर आप लाइट बल्ब्स के अंदर आ गए हैं, तो आप सिर्फ लाइट बल्ब्स को करें। लाइट बल्ब्स के अंदर भी आप एलईडी लाइट बल्ब्स में चले जाते हैं, तो बिल्कुल आपने छोटी छोटी माइक्रो निशेस के अंदर काम करना है, ये मेरी आपको रिकमेंडेशन है। और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे करना है। ये हमारी मीटिंग इसी वक्त की एंड हो सकती है, इसमें आपको ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट टाइम आप ये क्वेश्चन डिटेल में पूछ लीजिएगा, मैं आपको मजीद उसके ऊपर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि मेरा ख्याल है आज के लिए ये इतना ही काफ़ी है।